तो नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे आलीशान जहाज, यानी कि अपने जमाने का सबसे आलीशान और लग्जूरियस जहाज। और वो जहाज यानी कि टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए निकलता है। साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। और इस जहाज पर बड़े बड़े लोग बैठे थे, जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एक्टर्स जैसे बड़े लोग भी बैठे थे। और न्यूयॉर्क जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था और न्यूयॉर्क में जाकर अपना नया दुनिया शुरू करना चाहते थे। और इस जहाज की कमान संभाले हुए थे 62 साल के सीनियर ऑफिसर एडवर्ड जेम्स स्मिथ। पैसेंजर को, मीडिया को और इस जहाज के कप्तान को इस जहाज पर इतना गर्व था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता, इतना ज्यादा गर्व था इस जहाज पर। और आखिरकार ना ही सिर्फ इतनी बड़ी शिप थी, इस जहाज की लेंथ में लंबाई देखी जाए तो 269 मीटर लेंथ में उसकी लंबाई थी। और उसकी हाइट देखी जाए तो उसकी हाइट थी 50 मीटर से भी ज्यादा उसकी हाइट थी। और उसका वजन था 46,000 टन वजन था। और उस जहाज के अंदर भी इतनी लग्जूरियस फैसिलिटी थी जो आपको देखकर और आप सुनकर बहुत ही बड़ी हैरानी होगी। और आप मानो तो ये सिर्फ चलता हुए लग्जूरियस होटल से भी कम नहीं था। और उस जमाने में इस जहाज को बनाने के लिए कुल खर्चा लगा था $7.5 मिलियन, यानी कि आज के जमाने में 400 मिलियन के डॉलर के आसपास तकरीबन होता है। और इस जहाज के अंदर की फैसिलिटी देखी जाए तो किसी 5 स्टार होटल से भी कम नहीं थी। और इस जहाज के अंदर थी एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी, एक बहुत ही आलीशान जिम और इसके अलावा 4 रेस्टोरेंट भी थे। इसके अलावा देखे जाए तो उसके अंदर 2 बार की दुकानें, एक हीटेड स्विमिंग पूल, 10 ग्लास की खिड़कियां और एक पोस्टकोट। तो ये थी इस जहाज के अंदर बहुत ही ज्यादा और बहुत ही लग्जूरियस फैसिलिटी। और इस जहाज को बनाने के लिए ऐसे सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल किया गया था। तो इस जहाज को कहा जाता था कि अनसिंकेबल शिप, यानी कि कभी न डूबने वाला जहाज। और इस जहाज को बनाया था वाइस स्टार लाइन नाम की एक कंपनी ने बनाया था। जो वाइस स्टार लाइन नाम की कंपनी, इसके प्रेसिडेंट यानी इसके प्रेसिडेंट को इस जहाज को लेकर इतना बड़ा गर्व था, उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था ये जहाज और ये जहाज रवाना होता है 10 अप्रैल 1912 अपने पहले सफर के लिए। साउथहैम्पटन यानी कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक सफर के लिए निकलता है। 12 अप्रैल 1912 टाइटैनिक को अपनी पहली आइसबर्ग वार्निंग मिलती है, यानी कि टाइटैनिक जिस अटलांटिक महासागर पर चल रहा है उस पर बहुत ही बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे, यानी कि इस जहाज के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकते थे। और वो वार्निंग कोई अनयूजुअल वार्निंग नहीं थी। समुद्र में गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास के जहाज को वार्निंग देते रहते और चेतावनी देते रहते कि यहाँ पे बर्फ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे खतरा है। तो ऐसे जहाज अपने अपने को वार्निंग देते रहते हैं रेडियो के थ्रू। और इस वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपना 2 बार रास्ता बदलता है, लेकिन टाइटैनिक अपनी स्पीड कम नहीं करता। और टाइटैनिक अपनी स्पीड 40 किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड से चल रहा था, लेकिन टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद यानी कि उसके तकरीबन 2 दिन बाद यानी कि 14 अप्रैल 1912 के दिन, यानी कि टाइटैनिक को अपनी 7 बार वार्निंग मिलती है आइसबर्ग की, यानी कि टाइटैनिक को 7 बार वार्निंग मिलती है। लेकिन तब भी टाइटैनिक अपनी स्पीड कम नहीं करता और जहाज के कप्तान और उनके क्रू मेंबर्स जहाज की स्पीड कम करने की वो सोच ही नहीं रहे थे और जहाज को एक ही स्पीड में चला रहे थे। और धीरे धीरे सूरज ढल रहा था, रात हो रही थी। और 14 अप्रैल 1912 उस रात ही एक खास बात ये थी कि उस रात को एक मून लाइट नहीं थी, यानी कि चंद्र बाहर नहीं आता, मून बाहर नहीं आता। और बिना मून लाइट के विजिबिलिटी बहुत ही कम होती है, यानी कि जहाज के ऊपर जो क्रोनिस पॉइंट होता है, यानी कि हम उसे लुकआउट पॉइंट भी कह सकते हैं। और उस पर एक आदमी को बैठाया जाता है। अक्सर वो बैठ के देख रहता है और देखता है आगे सामने की ओर, आगे कोई खतरा तो नहीं है, कोई आइसबर्ग तो नहीं है। और अक्सर वो चेतावनी देता रहता है। और उसी रात तकरीबन 11:39 पर ड्यूटी पर तैनात था फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा तैनात था उस पॉइंट पर, यानी कि लुकआउट पॉइंट पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा तैनात था। और सामने देखता है, सामने बहुत ही बड़ा आइसबर्ग होता है और चिल्लाता है और 3 बार घंटी भी मारता है। नीचे ऑफिसर को कॉल करके कहता है और सभी ऑफिसर को कहता है कि बहुत ही बड़ा हमारे सामने आइसबर्ग आ गया है। तो जहाज को चेतावनी दे देता है, लेकिन तब तक बहुत ही बड़ी देर हो चुकी थी। लेकिन तब तक अनफॉर्चुनेटली देर हो चुकी थी। 11:40 पर टाइटैनिक पहाड़ से टकरा जाता है। लेकिन इसे सुनकर कप्तान स्मिथ कहते हैं भय को दबाते हुए संभल कर काम करो और धीरे करो। लेकिन ये आइसबर्ग कोई आम आइसबर्ग नहीं था, ये बहुत ही बड़ा आइसबर्ग था। यानी कि ये आइसबर्ग इतना बड़ा था कि ये जहाज के लुकआउट पॉइंट तक आ रहा था। और साइंटिस्ट का कहना था कि इसका वजन लगभग
1.5 मिलियन टन था। जहाज की स्टारबोर्ड यानी कि जहाज के राइट साइड पर एक बहुत ही बड़ा टकराव लगा था। इसकी वजह से जो कि जहाज को देखा जाए तो तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक जहाज टकरा ही गया था और इसकी वजह से जहाज को बहुत ही बड़ा डेथ हो गया था और इसकी वजह से शिप की मेन बॉडी में छोटे छोटे होल भी पड़ गए थे। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि एक बर्फ कैसे जहाज को तोड़ सकती है, लेकिन मैं अगर कहूँ तो फ्रिज में रखे बर्फ तो उससे कुछ नहीं होता। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ एक लकड़ी भी मेटल को काट सकती है, जैसे कि पेड़ से गाड़ी टकराती है तो गाड़ी भी टूट सकती है, वैसे ही ये बर्फ और ये पहाड़ कोई आम पहाड़ नहीं था। इसकी वजह से जहाज को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था और बहुत ही ज्यादा जहाज को नुकसान पहुंचाया था इस बर्फ ने। और इसके कुछ ही सेकंड्स बाद यानी कि कप्तान स्मिथ और उनके क्रू मेंबर यानी कि आर्कटिक थॉमस एंड्रूज पहुंचते हो और देखते हैं जहाज के नक्शे में कि जहाज को इस इम्पैक्ट की वजह से कितनी चोट पहुंची और उन्होंने देखा तो उनकी आंखें फट गई। यानी कि उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये जहाज तो अब नहीं बचेगा, यानी कि जहाज को बहुत ही बड़ी चोट लगी है, तो ये अनसिंकेबल शिप अब डूब जाएगा। और वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस जहाज के अंदर सेफ्टी फीचर बहुत ही कमाल के रखे हुए हैं। पहला तो जहाज के अंदर 2 लेयर लगी हुई थी, यानी कि एक लेयर टूट भी गई तो जहाज को दूसरी लेयर बचा ही लेगी। और इसके अलावा दूसरा सेफ्टी फीचर था कि जहाज के अंदर यानी कि जहाज की मेन बॉडी पर हल लगे हुए थे, 2 हल लगे हुए थे, यानी कि जहाज की पूरी मेन बॉडी को हल कहा जाता है। यानी कि 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। यानी कि 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट भर भी गए तो जहाज डूब नहीं सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाज के 6 कंपार्टमेंट भर चुके थे, यानी कि इस जहाज को बचाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यानी कि आइसबर्ग की वजह से जो जहाज को इम्पैक्ट पहुंचा था वो जहाज के एक साइड में लगा था, यानी कि जो लेयर लगे हुए थे उसके थोड़ा सा ऊपर लगा था, तो इसकी वजह से वो लेयर भी जहाज के काम नहीं आए। और 16 कंपार्टमेंट में से तो 6 कंपार्टमेंट तो ऑलरेडी भर चुके थे, यानी कि इस जहाज को तो डूबने से कोई अब भगवान भी नहीं बचा सकता था। और टकराव के तकरीबन 20 मिनट बाद स्मिथ और उनके क्रू मेंबर्स रेडियो के थ्रू एक कॉल भेजते और एक डिस्टेंस कॉल भेजते और इस रेडियो के थ्रू जो आसपास जहाज होगा वो सिग्नल को पकड़ लेगा और हमें शायद बचाने आ जाएगा। और सीनियर ऑपरेटर जैक्स फिलिप्स इस जहाज पर रेडियो पर लगातार मैसेज भेज रहे थे और कॉल डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन इस जहाज को कॉल डिस्टर्ब की वजह से कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था और कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। और इसके तकरीबन 20 मिनट बाद इस वार्निंग को इस रेडियो के थ्रू इस जहाज के पास था RMS कार्कोथिया नाम का इस जहाज था, वो इस रेडियो के थ्रू इस मैसेज को देखता है और ऑपरेटर से बात होती है और वो जहाज निकलता है और मुड़ता है टाइटैनिक की ओर। लेकिन प्रॉब्लम इतनी थी कि ये जहाज टाइटैनिक से तकरीबन 107 किलोमीटर की दूरी पर था और ये जहाज अपनी टॉप स्पीड में भी चलेगा तो भी 3.5 से 4 घंटे लग जाएंगे। तो क्या लगता है टाइटैनिक 3.5 से 4 घंटे टिक पाएगा? और इसके क्रू मेंबर्स यानी कि जहाज के अंदर जो मौजूदा ऑफिसर्स होते हैं वो जहाज पर रॉकेट भी चलाते हैं ताकि कोई जहाज हो हम पर ध्यान दे और इस सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने के लिए आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्पोथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज के कोई भी सिग्नल और रिस्पांस नहीं मिला था। और इसी बीच कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि लाइफ बोट का इस्तेमाल करके सभी पैसेंजर निकल सकते हैं, यानी कि प्रोटोकॉल्स के अनुसार पहले महिलाएं और बच्चे जा सकते हैं पहले लाइफ बोट्स में। लेकिन पैसेंजर को कोई भी डर नहीं था क्योंकि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता, ऐसा लोगों को लगने लगा था और ऐसा लोगों को विश्वास था। तो इसी वजह से लोग तो डरते ही नहीं थे पहले तो। और इसकी वजह से लाइफ बोट में पहले सिर्फ 28 लोग ही बैठे जो कि लाइफ बोट की कैपेसिटी थी तकरीबन 65 लोगों की। और जैसे जैसे टाइम जा रहा था वैसे वैसे अलग अलग कंपार्टमेंट भरे जा रहे थे और ज्यादा से ज्यादा कंपार्टमेंट भर गए थे। और आखिरकार सभी पैसेंजर को ये रियलाइज हुआ कि ये जहाज ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, यानी कि ये जहाज अब डूबने वाला है और हम मरने वाले हैं। तो इसकी वजह से लोग उधर उधर चिल्लाते रहे, उधर उधर भागने लगे, रोने लगे। और रात के तकरीबन 1 बजे जहाज का आगे वाला हिस्सा यानी कि जो बो होता है वो पूरे का पूरा भर जाता है, जो इसकी वजह से यानी कि जहाज का वो आगे वाला बो पानी के अंदर जाता है और पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है। की वजह से जहाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं और लोगों में काफी ज्यादा हड़कंप मच जाती है। और प्रॉब्लम बस इतनी थी इस जहाज में कि लाइफ बोट सिर्फ 20 ही थी, यानी कि अप्रोक्स 1200 लोग ही बच सकते हैं लाइफ बोट्स की वजह से। और जहाज में मौजूदा थे 2200 लोग। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई और इसके अलावा जहाज में 1500 लोग भी शामिल थे जहाज में। और कुछ लोगों ने जहाज के अंदर लाइफ बोट में जगह बना ली और कुछ लोग जहाज के अंदर ही रह गए अपना भाग्य समझकर। और करीब
2:20 पर लगभग जहाज 2 टुकड़ों के हिस्से में टूट गया और धीरे धीरे करके पानी के अंदर डूब गया। और 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को, यानी कि अनसिंकेबल शिप को 3 घंटे भी नहीं लगे पानी के अंदर डूबने के लिए। और जहाज के अंदर अभी भी 1500 से भी ज्यादा लोग थे। या तो वो डूब गए या तो वो जिन्हें तैरना आता था हाइपोथर्मिया की वजह से पानी के अंदर ही मर गए। यानी कि इस पानी का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम था, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर था। यानी कि इस टेम्परेचर में अगर आप पानी में रहोगे तो कुछ सेकंड भी नहीं लगेगा आप में को मरने के लिए। और टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ अंत तक अपने वीर पर बने रहे और कहा जाता है कि वे डूब गए या तो उन्होंने अपने सुसाइड करके गोली मार दी। और RMS कार्पोजिया नाम का जहाज 3:30 से 4 बजे इस जहाज के लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। तकरीबन 1 घंटा लेट पहुंचता है RMS कार्पोजिया नाम का जहाज, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। इसकी वजह से डेड बॉडीज और लकड़ियां ही तैरती मिली थी उन्हें, जो कि लाइफ बोट में जो लोग जा रहे थे उन्हें सक्सेसफुली ये कार्पोजिया नाम का जहाज बचा लेता है। तो अगर मैं कहूँ टाइटैनिक के पास एक और भी जहाज था जो टाइटैनिक के अंदर बसे लोगों को बचा सकता था, तो शायद ज्यादा लोग बच सकते थे। तो क्या आप यकीन मानेंगे? तो ये बात सच है दोस्तों कि टाइटैनिक के पास एक और भी जहाज था। टाइटैनिक से तकरीबन 37 किलोमीटर दूर था ये जहाज। इसका नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक को टकराने से पहले 1 घंटे पहले यानी आखिरी आइस वार्निंग इस SS कैलिफोर्नियन जहाज से ही मिली थी कि सावधान रहना, यहाँ बहुत ही ज्यादा बर्फ है। और इसके रेडियो ऑपरेटर यानी SS कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर ने 11:15 पर अपना रेडियो ऑफ करके सो गए थे। और कैलिफोर्नियन जहाज रात पर वही रुका था क्योंकि आगे बहुत खतरा था, आइस वार्निंग मिल रही थी, आइस बहुत ज्यादा था। तो इसकी वजह से कैलिफोर्नियन जहाज खतरे को आगे ध्यान में रखते हुए उस रात वही रुक गया था। तो इसकी वजह से SS कैलिफोर्नियन नाम का जहाज जो रुक गया था, इसकी वजह से उसको कोई भी रिस्पांस नहीं मिला था सिग्नल का, तो जहाज रात को रुक गया था। इसी वजह से रेडियो बंद था और इसकी वजह से ही कोई भी डिस्टेंस सिग्नल नहीं मिला था। और रात को कई लोगों ने रॉकेट्स भी जलाए थे, लेकिन SS कैलिफोर्नियन नाम के जहाज के अंदर जो लोग बैठे थे उन्हें कई लोगों ने देखा भी था, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया था क्योंकि उस लोगों को ऐसा लगा कि जहाज के अंदर बड़े लोग हैं तो कहीं पार्टी चल रही होगी, तो उसकी वजह से वो शायद रॉकेट जलाते रहे। अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के कप्तान लॉर्ड इस जहाज को शायद सीरियसली लेते तो टाइटैनिक में बैठे कितने लोगों की जान बच सकती थी। और अगले दिन जब ये रेडियो ऑन करते हैं तब एक रिपोर्ट्स मिलती है टाइटैनिक के सिग्नल की और कैलिफोर्नियन जहाज भी उस लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन तब तक कुछ भी नहीं मिलता। तब तक सिर्फ डेड बॉडीज ही पड़ी थी, जो कि टाइटैनिक की पहली गलती को अगर देखा जाए तो टाइटैनिक के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइफ बोटें होती तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकता था। लेकिन जिस कंपनी ने उसे बनाया था उसे तो गर्व था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता, तो इस लाइफ बोट की क्या जरूरत है, तो इसी वजह से लाइफ बोटें कम रखी गई थी। और इसके अलावा दूसरी बड़ी गलती यह है कि जहाज के कप्तान ने इस जहाज की एक सेफ्टी ड्रिल भी नहीं की थी, यानी कि उन्हें भी लगता था कि ये तो अनसिंकेबल शिप है तो इसकी सेफ्टी ड्रिल की क्या जरूरत है। और इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी गलती ये थी, टाइटैनिक जब टकरा रहा था तब उन्होंने कहा था कि लेफ्ट साइड ले लो, लेकिन इस गलती की वजह से इस पैनिक में आकर जो ड्राइवर था वो चला रहा था, वो पैनिक में आकर राइट साइड की ओर मोड़ लेता है और तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और वो राइट साइड की ओर वो आइसबर्ग से बहुत ही ज्यादा करीब ले जा रही थी। इसकी वजह से वो बहुत बड़ी गलती सामने आ रही है। और ब्रिटिश इंक्वायरी के मुताबिक कि टाइटैनिक को इतनी ज्यादा आइस वार्निंग मिली थी तब भी टाइटैनिक की स्पीड कम क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ऐसा इसलिए था कि कप्तान स्मिथ और कंपनी के प्रेसिडेंट ने मिलकर ये निर्णय किया था कि इस जहाज की रफ्तार कम नहीं कर रही है, हमें एक रिकॉर्ड्स बनाना है, जो कि इस जहाज को अमेरिका सिर्फ 6 दिन में ही अपना सफर पूर्ण करना था, यानी कि 2 दिन पहले पहुंचाना था। तो इसकी वजह से इस जहाज की स्पीड कम नहीं करते थे। और इसके अलावा टाइटैनिक के बारे में बहुत ही ज्यादा रिपोर्ट सामने आई, बहुत ही ज्यादा रेगुलेशन सामने आया और कुछ अलग अलग माना जा रहा है। तो ये थी टाइटैनिक की पूरी कहानी, जो कि टाइटैनिक को ढूंढने में, पानी के अंदर ढूंढने में 1985 में तकरीबन 17 साल बाद पानी के अंदर ढूंढा गया था। तो ये थी टाइटैनिक की पूरी कहानी जो हमने बताई, अनसिंकेबल शिप की जो पानी के अंदर डूब गया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।